डेयरी में बच्चे मरते नहीं, यहाँ लोग उन्हें मरते हुए देखते हैं और फिर चुप रहना सीख जाते हैं, क्योंकि डेयरी में डर से ज़्यादा खतरनाक यादें होती हैं। इस कहानी में एक लड़का खेलते खेलते घने जंगल के इतने अंदर तक चला जाता है, उसे ज़रा सी भी भनक नहीं होती कि इन गहरी और अंधेरी पहाड़ियों के बीच बेहद डरावनी चीज़ छुपी है। अचानक जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक अजीब सी आवाज़ गूंजती है। लड़का घबराकर मुड़ता है और कुछ ही दूरी पर उसे एक अजीब सा एक आँख वाला आदमी दिखाई देता है। उसी पर उसके दिल में डर बैठ जाता है। वो घबराकर ज़मीन से एक सूखी लकड़ी उठाता है, जैसे कि वो उसी से खुद को बचा पाएगा। फिर जल्दी से एक पेड़ के तने के पीछे छुप जाता है और सावधानी से अपने चारों ओर देखता है, लेकिन उसे बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं देता। लड़का जैसे ही राहत की सांस लेता है, अगले पल डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो पूरी ताकत से वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे पीछे वही बूढ़ा आदमी लगातार उसका पीछा करता है। तभी कुछ अजीब घटता है। उस बूढ़े आदमी का शरीर बदलने लगता है, उसकी हाइट बढ़ने लगती है और हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। देखते ही देखते वो एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। ये पल उस लड़के के लिए मामूली नहीं था। ज़रा सोचो, अगर तुम उसकी जगह पर होते, तुम भाग रहे होते और ये राक्षस तुम्हारे पीछे भाग रहा होता, तुम आगे होते और ये राक्षस पीछे, भाई किसी की भी जान हलक में आ जाती। भागते भागते लड़का ठोकर खाकर गिर पड़ता है। ऐसे लगता है कि आज उसकी मौत तय है। लेकिन तभी उसी पल एक चमत्कार होता है। एक लड़की अचानक सामने आती है और राक्षस की आंख पर वार कर देती है। दोनों फिर से जान बचाकर भागते हैं, लेकिन लड़की की इस हरकत ने राक्षस के गुस्से को बुरी तरह भड़का दिया था। अब सवाल ये है, क्या ये दोनों इस जगह से जिंदा निकल पाएंगे? जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ इट वेलकम टू डेयरी के एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन। इस हिस्से में ना सिर्फ उस कार में मिले कंकाल की सच्चाई सामने आती है, बल्कि जिस जोकर का हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वो भी पहली बार पूरी तरह सामने आता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी हमें ले चलती है साल 1908 में, यानी आज से करीब 50 साल पहले। उस समय डेयरी टाउन बहुत गरीब था और वहाँ लोगों के मनोरंजन का इकलौता साधन घूमने फिरने वाले सर्कस, यादुई तमाशे हुआ करते थे। एक दिन फ्रैंक नाम का एक लड़का सर्कस देखने जाता है। चारों ओर तरह तरह के खेल और तमाशे उसे हैरान कर देते हैं, लेकिन एक कोने में एक अजीब पोशाक पहने जोकर बैठा होता है, जिस पर फ्रैंक ध्यान नहीं देता। तभी एक आंख वाला आदमी फ्रैंक को बहला फुसलाकर एक भूतिया घर के अंदर ले जाता है। हालांकि फ्रैंक जानता था कि अंदर सब नकली होगा, फिर भी डर उसे घेर लेता है। अंधेरी और डरावनी गलियों से गुजरते हुए वो सबसे अंदर वाले कमरे तक पहुंच जाता है। वहां उसे बेहद दुबला पतला बूढ़ा दिखाई देता है। वो धीमी आवाज़ में कहता है, हेलो बच्चे। जिज्ञासा के चलते फ्रैंक धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है ताकि उसका चेहरा देख सके, लेकिन अगले पल फ्रैंक डर के मारे भाग खड़ा होता है। बाहर निकलते उसकी टक्कर उसके पिता से होती है, जो उसे ढूंढने आए होते हैं। उसके पिता अपनी जेब से गुलेल निकालते हैं, जो उन्होंने अभी अभी अपने बेटे के लिए खरीदी थी। फ्रैंक बहुत खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। अभी अभी जो डर उसके मन में था वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। बेटा और बाप वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कैमरा एक बार फिर जोकर पर ठहर जाता है, जैसे कि कोई अनहोनी होने वाली हो। लेकिन घर लौटते समय उनकी कार खराब हो जाती है। पिता फ्रैंक को थोड़े पैसे देकर पानी लाने को भेजता है ताकि गाड़ी को ठीक किया जा सके, लेकिन एक कैन पानी की कीमत 5 सेंट होती है और पिता के दिए पैसे कम पड़ जाते हैं। तो फ्रैंक पैसों के बदले उन्हें अपनी गुलेल दे देता है। किसे पता था कि ये छोटी सी गुलेल फ्रैंक की ज़िंदगी की दिशा बदल देगी। इसके बाद के दिनों में फ्रैंक और वो लड़की हर वक्त साथ रहने लगते हैं और सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन वो हमेशा की तरह घास के मैदान में खेल रहे होते हैं। खेल खेल में फ्रैंक लड़की की बात को अनसुनी कर जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। लड़की को लगता था कि जंगल के अंदर बहुत खतरनाक चीज़ है और वो ज़ोर ज़ोर से फ्रैंक को वापस बुलाती है, लेकिन फ्रैंक ध्यान नहीं देता। जब तक लड़की को एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो रास्ता भटक जाती है, फिर वही अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और कहानी वापस उसी डरावने सीन पर आ जाती है जहाँ फ्रैंक पर उस एक आंख वाले बूढ़े आदमी ने हमला किया था। खतरे के उस पल में लड़की समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेती है और किसी तरह दोनों जंगल से बाहर निकल आते हैं। लड़की फ्रैंक को बताती है कि वो राक्षस जंगल से बाहर नहीं आ सकता, जैसे कि किसी ताकतवर चीज़ ने उसे कैद कर रखा हो। उस दिन के बाद फ्रैंक कभी दोबारा जंगल के अंदर नहीं जाता। उसे लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी शांति से गुजर जाएगी, लेकिन सुकून ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। समय आगे बढ़ता है। 50 साल बाद वो लड़का एक सैनिक बन चुका है। वो डेयरी में स्थित एयरबेस का कमांडर है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि ज़मीन के अंदर से एक बहुत पुरानी कार निकलती है, जिसके अंदर कई कंकाल मिलते हैं। अब उस कार को पूरी तरह खोल दिया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसमें किसी भी तरह का हथियार नहीं मिलता। जांच करने पर पता चलता है कि इस कार का संबंध 35 साल पहले हुई
एक हिंसक घटना से है। उस समय कुछ हथियारबंद लोग अचानक शहर में घुस आते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। शहर वालों ने मिलकर उनका मुकाबला किया और सभी हमलावरों को मार गिराया। कार में मिले कंकाल उसी घटना के थे, लेकिन फ्रैंक को इन कंकालों में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं होती। उसकी चिंता बस एक ही बात को लेकर होती है कि हथियार गया कहाँ। धीरे धीरे खुदाई करना उसे बेकार लगता है। इसी दौरान वो एक दराज खोलता है और उसमें से एक सिगार का डिब्बा निकालता है, लेकिन ये कोई साधारण डिब्बा नहीं होता। इसके अंदर हथियार तक पहुंचने का बेहद अहम सुराग छिपा होता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी नामुमकिन थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब उन्हें सबसे खतरनाक तरीका अपनाना पड़ता है। उधर बचपन की वो लड़की अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका नाम जूडी होता है और वो शहर में पुरानी चीज़ों की दुकान चलाती है, लेकिन उसकी असली पहचान इससे कहीं ज़्यादा गहरी होती है। सेना द्वारा इलाके में की जा रही अंधाधुंध खुदाई ने वहाँ के आदिवासियों को भड़का दिया होता है और जूडी भी उनमें से एक होती है। जो लोग सेना के काम पर नज़र रख रहे थे उन्हें भी जूडी ने भेजा था। वो जानना चाहती थी कि सेना किस चीज़ की तलाश कर रही है। कहीं उनका संबंध उस रहस्य से तो नहीं जिसकी रक्षा वो कई सालों से करती आ रही है। दूसरी ओर लिली को मेंटल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। इन दिनों वो लगातार गिल्ट में जी रही होती है। उसे लगता था कि उसकी वजह से हैंक को झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया। इसी कारण वो रोनी के सामने खुद को दोषी मानती थी और इस बार बाहर निकलकर इस गलती को पूरी तरह सुधारना चाहती थी। लेकिन इस समय रोनी की हालत और भी खराब हो चुकी थी। पहले तो सिर्फ उसे रंग भेद का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उसके पिता की गिरफ्तारी के बाद एक आरोपी की बेटी कहा जाने लगा। स्कूल में ना सिर्फ बच्चे उसका मजाक उड़ाते बल्कि उसके पिता के बारे में बहुत बुरा बोलते। रोनी जानती थी कि उसके पिता निर्दोष हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो उन्हें कैसे बचाए। तभी लिली वहाँ पर पहुँचती है। वो रोनी से माफ़ी मांगती है और साफ साफ कहती है कि वो पुलिस के सामने सच्चाई बताएगी, लेकिन उससे पहले उन्हें कोई सबूत जुटाना ज़रूरी है। लिली पहले से एक प्लान बना चुकी थी कि अगर वो इन चीज़ों की तस्वीर खींच ले तो वो सबसे ज़्यादा पुख्ता सबूत बनेगी। दोनों की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। लिली ये साबित करना चाहती थी कि वो मानसिक रूप से सही है और रोनी अपने पिता को बेगुनाह साबित करना चाहती थी। इसी तरह ये छोटा सा ग्रुप एक बार फिर से वापस आ जाता है, लेकिन अब एक बड़ी समस्या होती है कि फ़ोटोज़ को डेवलप कैसे किया जाए। तभी रोनी को विल की याद आती है। उसे पता था कि विल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है और इसीलिए फ़ोटो को डेवलप करना उसके लिए आसान होगा। रोनी की बात सुनकर विल मान जाता है, लेकिन वो जानना चाहता था कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तभी लिली सबको एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाती है और वही मार्टी और बाकी लोगों की मौत की पूरी कहानी सुनाती है। विल ये सब सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन रिची बिल्कुल शांत रहता है। वो बताता है कि उसके चाचा आदिवासी हैं और काला जादू जानते हैं। रिची ने उनसे ऐसी कई कहानियाँ सुनी हैं। हालांकि सच्चाई का किसी को पता नहीं होता, लेकिन कोशिश करना ही उनके पास एक रास्ता बचता है। वो तय करते हैं कि वो रात में इस प्लान पर काम करेंगे। उधर डिक और हेनलंग को एक गुप्त मिशन दिया जाता है। कमांडर सिगार बॉक्स डिक को देता है और साफ साफ कह देता है कि इस मिशन के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। हेनलंग सिर्फ जहाज उड़ाएगा और डिक उसे रास्ता दिखाएगा। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जल्दी हेनलंग को कुछ अजीब लगने लगता है। जैसे ही डिक सिगार बॉक्स से ग्लेल को निकालता है, उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। हेनलंग तुरंत हेडक्वार्टर से वापसी की परमिशन मांगता है, लेकिन उसे सीधा मना कर दिया जाता है। इस दौरान डिक हालांकि जहाज़ के अंदर होता है, लेकिन उसका चेतन मन एक अजनबी जगह पर पहुंच जाता है। वहां वो एक जोकर का स्केच देखता है जिस पर लिखा होता है पेनीवाइज। वो अभी सोच ही रहा होता है कि उसके सामने एक लकड़ी का दरवाज़ा खुलता है। अचानक उसके दिमाग में यादों की बाढ़ आ जाती है। डिक ऊपर देखता है और डर के मारे सन्न रह जाता है। हवा में अनगिनत शरीर तैर रहे होते हैं। दृश्य इतना अजीब और भयानक होता है कि उसकी सांसें थम जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह होती है कि उनमें उसकी दादी भी शामिल होती है। डिक घबराकर पीछे हटता है। जैसे ही वो दरवाजे का हैंडल घुमाता है, उसी पल जहाज़ के अंदर उसके हाथों से कैबिन का दरवाज़ा खुल जाता है। अगर हेनलंग समय पर ना पहुंचता तो डिक जहाज़ से नीचे गिर जाता। इसके बाद वो सुरक्षित रूप से बेस पर लौट आते हैं। घटना की खबर मिलते ही फ्रैंक तुरंत वहाँ पर पहुँचता है और पूरी सच्चाई जानना चाहता है। वो डिक को कुछ दिन आराम करने को कहता है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर देता है कि खोज जल्दी फिर से शुरू होगी। डिक अपनी चिंता जाहिर करता है। वो उस दर्द को महसूस कर चुका था जो वो चीज़ इंसानों को देती है। वो चाहता था कि कमांडर अपनी खोज को रोक दे, लेकिन सवाल ये होता है क्या फ्रैंक उसकी बात मानेगा। सेना पहले एक नया मिशन तैयार कर चुकी थी और किसी भी कीमत पर उन्हें उस हथियार को ढूंढना होता है। रात होते ही डिक हेनलंग के घर जाता है। वो उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। दोनों एक ही समुदाय से होने के कारण खुलकर बातचीत करते हैं। खाना खाने के बाद हेनलंग डिक से पूछता है आखिर जहाज़ में क्या हुआ था। आंखें बंद करके वो किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं और वो किस हथियार को ढूंढ रहे हैं।
डिक सब कुछ तो नहीं बताता, वो सिर्फ इतना कहता है कि उसके पास एक खास क्षमता है। वो ऐसी चीज़ों को देख सकता है जो आम लोग नहीं देख पाते, यानी अलौकिक संवेदनाओं से जुड़ी शक्ति। और यही वजह होती है कि कमांडर उस पर भरोसा करता है। उसी समय लिली और बाकी लोग तय समय पर कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। वो कब्रिस्तान में मोमबत्तियां जलाते हैं और एक घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। सब तैयार होने के बाद रिची कुछ मंत्र पढ़ने शुरू करता है। ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी आसपास कुछ नहीं होता। धीरे धीरे रोनी का सब्र टूट जाता है। उसे लगता है कि रिची बकवास कर रहा है और वो पूरा रिचुअल बेकार है। वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। लिली को भी रुकने का कोई मतलब नहीं लगता। वो भी कैमरा उठाकर रोनी के पीछे चल पड़ती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये रिचुअल बेकार नहीं था। वो भले ही किसी खास चीज़ को ना बुला पाए हों, लेकिन इसने कुछ और भी जगा दिया था। वो अभी कब्रिस्तान से निकले भी नहीं होते कि तभी अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पहले कब्रों की मूर्तियां हिलने लगती हैं, फिर कब्रों के पत्थर टूटने लगते हैं। इसके बाद लिली और रोनी को महसूस होता है जैसे कब्रिस्तान का बाहर निकलने का रास्ता उनसे दूर होता जा रहा है। डर के मारे सब इधर उधर भागने लगते हैं। रिची लगभग बाहर पहुंच ही जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक साया खड़ा हो जाता है। जब वो पास जाता है तो देखता है कि वो मरा हुआ फिल है। अगले पल वो उस पर झपट पड़ता है। उधर लिली के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। टेडी लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। डर के बावजूद लिली अपना मकसद नहीं भूलती। वो कैमरा उठाकर फ़ोटो खींचने लगती है, लेकिन गलती से कैमरा एक टहनी में अटक जाता है। अच्छी बात ये होती है कि रोनी उसके पीछे होती है और कैमरा उठा लेती है। अचानक उसके सामने एक भूत आ जाता है और डर के मारे कैमरा उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। वो घबराकर रिची को पुकारती है और कैमरा उठाने को कहती है। पूरा कब्रिस्तान अब अफरा तफरी में डूब चुका था। रिची जैसे तैसे कैमरा उठा लेता है, लेकिन भागते समय उसकी साइकिल फिसलकर गड्ढे में गिर जाती है और कैमरा एक बार फिर से उसके हाथ से छूट जाता है और लुढ़कते हुए सीधा विल के पैरों के पास जाकर रुकता है। विल को इससे पहले एक आत्मा ने खदेड़कर उसी गड्ढे में धकेल दिया था। उसे खुद नहीं पता था कि अनजाने में वो कितना बड़ा काम कर गया। लेकिन जैसे ही वो कैमरा उठाने के लिए झुकता है, पीछे की गुफा से एक परछाई बहुत तेज़ी से गुजरती है। फिर अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आती है। वो आवाज़ मानो किसी जादू से भरी होती है। विल खुद पर काबू नहीं रख पाता और धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाने लगता है। उधर बाकी सारे लोग कब्रिस्तान से बाहर आ जाते हैं, लेकिन विल अब तक नहीं आता। वो बेहद परेशान हो जाते हैं, मगर डर के कारण अंदर जाकर ढूंढने की हिम्मत नहीं कर पाते। तभी गुफा के अंदर से एक रोशनी दिखाई देती है और अगले पल विल सुरक्षित बाहर आ जाता है। अब कब्रिस्तान फिर से नॉर्मल लगने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सब जानते थे कि जो उन्होंने देखा वो कोई भ्रम नहीं। डेरी टाउन की दहशत अब उन सब तक पहुंच चुकी थी और यहीं से उनके छोटे से ग्रुप की असली शुरुआत होती है। इसके बाद वो चुपचाप स्कूल में घुस जाते हैं, विल की मदद से फ़ोटोज़ को डेवलप करने के लिए। जैसे ही फ़ोटोज़ साफ़ होने लगती हैं, सबके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। उनकी आज की मेहनत बेकार नहीं गई थी। ये वही सबूत होता है जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही वो आखिरी तस्वीर को डेवलप करते हैं, सबके कदम वहीं पर थम जाते हैं। ये वही तस्वीर होती है जो विल ने गुफा के अंदर से ली थी। तस्वीर में दिखाई देने वाली आकृति बेहद अजीब और डरावनी थी। वो साफ तौर पर एक जोकर जैसी लग रही थी। और इसी के साथ ही वेलकम टू डायरी का एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड में हमें 2 अलग अलग टाइमलाइंस के ज़रिए डेरी टाउन के गहरे रहस्यों से जोड़ने की कोशिश की जाती है। 50 साल पहले फ्रैंक खेलते खेलते जंगल में घुस गया, जहाँ उस पर हमला हुआ और उसकी एक लड़की से गहरी दोस्ती हुई। लेकिन डेरी टाउन छोड़ने और यादें मिट जाने वाले नियम के कारण वो सब कुछ भूल गया। अब 50 साल बाद वो डेरी का कमांडर बनकर लौटता है और डेरी के रहस्यों पर काबू पाना चाहता है। और वही लड़की अब जूडी बन चुकी है जो डेरी के रहस्यों की रक्षक बनकर खड़ी है। इन दोनों का फिर से आमना सामना कभी आसान नहीं होने वाला। वही दूसरी ओर लिली और उसके साथी एक निर्दोष की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कब्रिस्तान तक पहुंचते हैं। हालांकि सबूत उनके हाथ में होता है, लेकिन क्या वो अपने मकसद में सफल हो पाएंगे? आखिरी तस्वीर में जोकर साफ दिखाई देता है। डेरी की असली दहशत अब पूरी तरह सामने आ चुकी है। और क्या ये नया ग्रुप डेरी के आने वाले खतरों का सामना कर पाएगा? डेरी की कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अगर आप सच में जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।